मेरी बीवी जो दुबई में अय्याशी का अड्डा चलाती है, वो इन लड़कियों का इंटरव्यू लेती है। उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं कि तुम्हें अरब देशों में भेजा जाएगा, वहां पर सैलून मिलेंगे, मोटी तनख्वाहें मिलेंगी। जब ये लड़कियां मान जाती हैं, तो हम उन्हें मंत्रियों और नेताओं के घरों में भेजते हैं, जहां वो न सिर्फ मसाज देती हैं, बल्कि जिस्म फरोशी के लिए मजबूर की जाती हैं। दोस्तों, एपी सिंह उर्फ रामू काका उर्फ दगड़ दल्ला, बदनाम ज़माना, हराम खोर और एक घटिया किस्म का इंसान, उसकी ऑडियोज़ लीक हो चुकी हैं जो हमारे तक पहुंच गई, और भी मुख्तलिफ चैनल पे आप लोग सुन रहे होंगे कि उसकी बहुत सारी ऑडियोज़ वायरल हुई। सुबह भी कल भी मैंने आप लोगों के साथ कुछ ऑडियोज़ शेयर की थी, और आज भी ये ऑडियो जो आप लोग सुन रहे हैं एक्सक्लूसिव किस्म की हैं। उसने अपनी फैमिली का चरित्र बता दिया, अपनी बेटी कहाँ कहाँ जाती है, किस किस के पास जाती है और कितना पैसा कमाती है वो भी है, और इसके अलावा उसकी बीवी क्या करती है वो भी। चलें सबसे पहले इसकी ऑडियो सुनते हैं, साथ साथ फिर चर्चा भी करेंगे। आज मैं उन सभी लोगों से साफ साफ बात कहना चाहता हूं जो मुझे गालियां देते हैं, मुझे बुरा भला कहते हैं। मेरी बीवी पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो दुबई में अय्याशी का अड्डा चलाती है, तो मैं आज खुद ये बात कबूल करता हूं कि ये आरोप बिल्कुल सही है। हाँ, मेरी बीवी ये सब करती है, मेरी बेटी भी उसी रास्ते पर चल रही है। उसके कई बॉयफ्रेंड हैं और वो उनके साथ अक्सर घूमती रहती है। मगर बात सिर्फ इतनी नहीं है, मेरी बेटी अलग अलग गेस्ट हाउस, फार्म हाउस और बंगलों पर जाकर उन लोगों को मसाज देती है जो ऐशो आराम के शौकीन होते हैं। मैंने खुद उसे इस काम की आजादी दे रखी है। मैं मानता हूं कि मेरी बेटी का चरित्र सही नहीं है, बल्कि हमने बाकायदा एक सिस्टम बना रखा है। मेरी बीवी, कुछ और औरतें और मैं, हम सब मिलकर मेरे फार्म हाउस को इस धंधे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहां हम लड़कियों को बुलाते हैं। एपी सिंह बेगैरत का एक पूरी दुनिया मानती है, पूरा हिंदुस्तान मानता है कि वो एक इंसान नहीं, शैतान है। पता नहीं वो कैसे इस धरती पे रह रहा है। यकीन करें कि इसका तो विनाश हो जाना चाहिए था शुरू से, लेकिन इसको भी पता है कि मेरा बहुत बुरा अंत होगा, ये अकेला निकल नहीं सकता। क्योंकि निर्भया केस, निर्भया याद है ना, जो नाम दिया गया था, लड़की का नाम क्या था पता नहीं, बहरहाल उस केस को निर्भया केस कहा जाता है। तो जब दोषियों का ये साथ देने वाला बेगैरत किस्म का इंसान, तो जब उसको ये एहसास ना हो कि उसकी हिंदुस्तान की बेटी के साथ क्या जुल्म हुआ, वो उन दोषियों जिन्होंने उनके ऊपर बर्बरियत, जुल्म, ज्यादती, पता नहीं क्या क्या किया, उनका साथ दे रहा था। तो ये उस वक्त से ही, इसको तो उस वक्त डूब के मर जाना चाहिए, लेकिन क्या कहें भाई, सिस्टम ऐसा है। तो दोस्तों, एपी सिंह का अपने फार्म हाउस का मुख्तलिफ औकात में आप लोगों ने एपी सिंह के फार्म हाउस के चर्चे सुने। आज से नहीं, जब निर्भया केस बड़ी उसमें शह सुर्खियों में था, तब भी जब डिबेट होती थी, सारे एंकर जो है ना, हिंदुस्तान के जो मेन स्ट्रीम चैनल है, बड़े चैनल, नेशनल चैनल है, तो वो इसको सही से इसकी बैंड बजाते थे। उसकी अय्याशी का अड्डा, यकीन करें कि अभी भी जो भी ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ हिंदुस्तान का वकील है, सो कॉल्ड वकील है, कुछ भी इसको कानून का पता ही नहीं है। इसको पता है ठरक का पता है, गंदी हरकतों का पता है, बेगैरती, बदतमीजी, बदतहजीबी का पता है। जिस तरीके से इसकी अवैध बेटियां, औरतें जो आजकल भौंकती रहती हैं, बिल्कुल इसी बाप की तरह हैं। तो ये वो है इसका एपी सिंह का फार्म हाउस, जहाँ पे खवातीन को हिरासा किया जाता है, वहाँ पे बुलाया जाता है, उनके साथ बहुत गलत हरकतें की जाती हैं। मंत्री आते हैं, एमएलए आते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। वहाँ पे एक अय्याशी का अड्डा बना हुआ है, और बैरून मुल्क दुबई में इसकी बीवी का अड्डा है। जो एपी सिंह काम करते हैं, उसकी बीवी दुबई में काम करती है। कुछ दिनों के बाद, महीने 2 महीने के बाद आती है, इंटरव्यू करती है, लड़कियों को झांसा देती है, कुछ को ले जाती है, कुछ को यहाँ इस्तेमाल करके उनको टिश्यू की तरह फेंक दिया जाता है। आगे सुनिए। मेरी बीवी जो दुबई में अय्याशी का अड्डा चलाती है, वो इन लड़कियों का इंटरव्यू लेती है। उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं कि तुम्हें अरब देशों में भेजा जाएगा, वहां पर सैलून मिलेंगे, मोटी तनख्वाहें मिलेंगी। जब ये लड़कियां मान जाती हैं, तो हम उन्हें मंत्रियों और नेताओं के घरों में भेजते हैं, जहां वो न सिर्फ मसाज देती हैं, बल्कि जिस्म फरोशी के लिए मजबूर की जाती हैं। हम ये सब लड़कियों को धोखा देकर करवाते हैं। 1 महीने तक काम करवाने के बाद हम कह देते हैं कि सैलून बंद हो गया, और इस तरह से हम उनका इस्तेमाल करके उन्हें निकाल देते हैं। ये हमारा बहुत पुराना धंधा है, और आज मैं खुद ये सब स्वीकार करता हूँ। दोस्तों देखिए, इस बेगैरत को देखिए। अब भी आप कहेंगे कि एपी सिंह जी, एपी सिंह जी, एपी सिंह जी की माँ की, ये खोती का बच्चा है। खोती समझते हैं, गधी को, डंकी। तो आगे सुनिए। सीमा हैदर को हमने खुद बुलाया था। मेरे साथ एक मंत्री भी थे, जिन्होंने एक साजिश के तहत सीमा को पाकिस्तान से बुलाने की योजना बनाई। सीमा से कहा गया कि वह अपना घर बेच दे, लोगों से उधार के तौर पर पैसा इकट्ठा करे,
फिर यूएई जाए, वहां से नेपाल और फिर भारत पहुंचे। अब तो योगी आदित्यनाथ ने भी सीमा को अपने दफ्तर में बुलाया था और 20 लाख रुपए का चेक भी दिया था। सीमा पर जितना खर्च हम कर रहे हैं, जाहिर है कि हमें उससे कुछ ना कुछ हासिल तो करना ही है। हम उससे अपना काम जरूर लेंगे। योगी ने साफ कहा है कि सीमा को अभी पाकिस्तान नहीं भेजना है, चाहे वो अवैध तरीके से आई हो, क्योंकि वो पाकिस्तान को बुरा भला कहती है, इस्लाम को गालियां देती है और हमारे सनातन धर्म का प्रचार भी कर रही है। उसने औपचारिक रूप से सनातन धर्म अपना लिया है और वह हिंदू बन गई है। लेकिन ये अलग बात है कि मुझे उसकी असली हकीकत मालूम है, क्योंकि मैं उसके घर आता जाता रहा हूँ। सच्चाई ये है कि वो अब भी मुसलमान है। हाल ही में जो ईद का त्योहार गुजरा है, उसने उसे इस्लामी पर्व के तौर पर मनाया और काफी मात्रा में गोश्त इकट्ठा किया। मैं खुद भी कुछ जान पहचान वालों से जो मुस्लिम समुदाय से हैं गोश्त लेकर सीमा के घर गया था। भले ही उसके ससुर ने मेरी काफी बेइज्जती की, लेकिन मैंने फिर भी उसे 4-5 किलो गोश्त दिया। एक और शख्स है असलम नाम का, जो सीमा को बहुत चाहता है, उसने भी 5 किलो गोश्त सीमा को दिया था। सुन लिया? आप कहते हो कि सीमा सनातनी है, सीमा तो देवी है, सीमा मुस्लिम है। आज भी उसने ये जो गुजरी हुई ईद उसने इस्लामी तरीके से मनाई और खूब गोश्त खाया। इतना गोश्त खाया, इतना गोश्त खाया, आप लोगों ने देखा होगा कि दूसरे दिन उसके दांतों में, दाढ़ में दर्द हुआ और हॉस्पिटल चली गई। एक जो डेंटल डॉक्टर है उसके पास चली गई। ठीक है, ये अलग बात है कि वहां पे पहले कुछ 1-2 मंत्री या कुछ वजीर वगैरह आए हुए थे सीमा से मुलाकात करने के लिए। बहरहाल सीमा गई, इतनी गोश्त इतना खाया कि उसके दाढ़ में दर्द पड़ गया। ठीक है, इसके अलावा फिर इसने शॉपिंग भी की, बहुत ज़्यादा शॉपिंग की। एक और ऑडियो है, वो भी सुन लेते हैं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि सीमा हैदर जो अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुई थी, उसे लेने के लिए मैं नेपाल गया था। नेपाल से जब हम बस में भारत लौट रहे थे तो सीमा पर एक भारतीय मंत्री, एक सरकारी अधिकारी और रबूपुरा के एक विधायक भी मौजूद थे। सीमा थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन मैंने उसे हिम्मत दी। इसके बाद मैं उसे एक अज्ञात स्थान पर लेकर गया। आज मैं यह भी मानता हूं कि सीमा के भारत आने के बाद अब और भी महिलाएं मेरे संपर्क में हैं और वे जल्द ही भारत आएंगी। कोई डर नहीं, कोई इनको खौफ नहीं। सीमा हैदर को हमने खुद ये गंदे, गलीज, बदतमीज, बदतहजीब लोग जिस तरीके से चैलेंज कर रहे हैं, चुनौतियां, चेतावनियां दे रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। सीमा, पाकिस्तानी सीमा इतनी पावरफुल है, यकीन करें इतनी पावरफुल है कि 140 करोड़ लोगों को उसने तिगनी का नाच नचाया हुआ है। किसी की कोई हिम्मत नहीं। मतलब 140 करोड़ लोगों में से कोई ऐसा ताकतवर नहीं है। चलो ताकतवर जो है वो प्रधानमंत्री या जो योगी है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो तो उसको बुलाते हैं, वो तो अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। अब हो सकता है आने वाले दिनों में मोदी भी बुलाए उसको ऑफिस में। 20 लाख योगी नहीं दिए, हो सकता है मोदी उसको 4 लाख दे, 40 लाख दे। तो भाई वो कर रही है, कोई भी उसका कुछ नहीं कर सकता। उसने पहले ही बोल दिया था शुरू से कि आप लोगों को मालूम नहीं कि मेरे पीछे किन लोगों का हाथ है। तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते, मेरा बाल बांका नहीं कर सकते, मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। मेरे पीछे बड़े बड़े लोगों का हाथ है। मेरे चेहरे पे कोई निदामत, कोई परेशानी, कोई अफसुर्दगी, कोई टेंशन है नहीं है ना? तो भाई मैं आई हूँ यहाँ पे डिपोर्ट होने के लिए नहीं, मैं आई हूँ यहाँ पे जेल जाने के लिए नहीं, मैं अय्याशी के लिए, मैं मतलब जो भी स्क्रिप्ट लिख के दिया जाएगा वो पढ़ूंगी, लोग सरकार इस्तेमाल करेगी मेरे को तो मैं इस्तेमाल होंगी। ठीक है ना? तो ये होता रहेगा जब तक आप लोग नहीं निकलेंगे। इजाज़त चाहता हूँ, हाजिर होगा किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह।